हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 में विज्ञान में अध्याय 9 प्रकाश से रिलेटेड लेसन था। इसके अंदर कल के क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की जितनी भी स्थितियाँ थी उनको पढ़ा और उनको एक टेबल के माध्यम से अपन ने समझा। उसको अपने दिमाग में रखिएगा, उसके आधार पर आगे न्यूमेरिकल और करेंगे वो काम आएंगे। और ज़्यादातर सीधा सीधा प्रश्न उन्हीं में से उठता है कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण कीजिए जबकि वस्तु बिंब पर, वस्तु सी पर स्थित हो, वस्तु एफ पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये सारी की सारी सीधा सीधा पेपर में ये लिख देगा कि निम्न स्थितियों से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। नीचे लिख देगा पहला, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब अनंत व ओ के मध्य हो या अनंत व सी के मध्य हो। जो भी जितनी कंडीशन अपन ने लिखी थी वो सारी लिख देगा। उस हिसाब से अपने को उसका किरण आरेख बनाना होगा। अब चलते अपन क्या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण पे। कल तो पढ़ा था अपन ने अवतल दर्पण, आज पढ़ रहे हैं क्या उत्तल दर्पण। तो आज का जो टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते उनको समझते हैं। वहाँ पे 6 स्थितियाँ थी। वो 6 स्थितियाँ थी क्या कि पहले तो वस्तु कहाँ पे रखी थी, अनंत पे रखी थी। दूसरी अनंत व सी के मध्य रखी थी। तीसरी सी पे रखी थी। चौथी सी और एफ के बीच में रखी थी। पांचवी एफ पे रखी थी और छठी एफ और ओ के मध्य रखी थी। वैसा का वैसा यहाँ कुछ करते हैं। देखो इसके अंदर देखो 2 स्थितियाँ बनती है। 2 स्थितियाँ कौन सी? पहली तो ये बनती है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, पहला तो बनता है कब? जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरी इसकी स्थिति जो बनती है वो कैसी बनती है? जो दूसरी स्थिति बनती है कि जो वस्तु हो, वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो। अनंत व ध्रुव के मध्य वो कहीं पर भी स्थित हो सकती है, तो अनंत व ध्रुव के मध्य हो। तो इन दोनों को किरण आरेख की सहायता से बताता हूँ। देखो, और अगर इसको टेबल के माध्यम से समझे तो भी उसी हिसाब से ये टेबल बनेंगी कि अपन ने क्या पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहली तो ये पढ़ी थी कि बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए। बिंब की स्थिति मतलब बिंब कहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। दूसरा अपन ने इसके सापेक्ष क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहाँ पे बनेगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप मतलब आभासी, सीधा, उल्टा कैसे होगा। और ये पढ़ा था अपन ने कि इसका आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का। ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। तो पहली स्थिति तो ये है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। और दूसरी अपने को क्या पढ़नी है? दूसरी ये पढ़नी है कि जब वस्तु ओ व अनंत के मध्य हो। जब वस्तु ओ व अनंत के मध्य हो, ये स्थितियाँ पढ़नी है अपने को। तो देखो, इनका मैं किरण आरेख बनाता हूँ और किरण आरेख के आधार पर अपन इनको समझते हैं। तो देखो, अपन जानते हैं पहली बात तो उत्तल दर्पण जानना है अपने को कि उत्तल दर्पण होता कैसा है। उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन? यहाँ से देखो, ये मुख्य अक्ष हो गई इसकी। यहाँ पे इसका C होता है और यहाँ पे इसका क्या होता है? F होता है। अब पहली तो वस्तु अनंत से आएगी, मतलब ऐसे आएगी प्रकाश की किरण अनंत से, और एक मान लो ऐसे आएगी प्रकाश की किरण अनंत से। और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? F होता है और यहाँ पे क्या होता है? C होता है। अपने को पता है ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है तो ये इधर चली जाएगी और ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी। ये आगे तो मिलनी नहीं है क्योंकि ये इधर जाएगी और वो उधर जाएगी। और अपने को सिंपल सा पता है कि 2 प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाऊं तो देखो, एक यहाँ पे आ रही है और एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है। ये दोनों पीछे कहाँ पे मिलेगी? ये दोनों मुख्य फोकस पे F पे मिलेगी।
मिलेगी। तो देखो दोनों प्रकाश की किरण पीछे कहाँ पे मिल रही है, एफ पे मिल रही है। तो पहली बात तो यहाँ लिख दो कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर यानी एफ पर बनेगा। देखो यहाँ से प्रतिबिंब देखो क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे। पहली बात तो आभासी तो बनेंगे, आपको सीधा सा दिख रहा है कि अपन डॉट डॉट से मिला रहे हैं, वास्तव में किरण तो उधर जा रही है। आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखो अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, अगली जो स्थिति पढ़ेंगे उसमें सीधा कैसे बनेगा। और ये जो बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब, ये किस हिसाब से बनेगा, आकार के रूप में। तो आकार देखो यहाँ पे कैसा आकार, बिंदु रूप का, जैसा पहला उसके अंदर प्रतिबिंब बना था वैसा का वैसा इसमें। तो प्रतिबिंब कैसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा आकार में, यानी छोटा बनेगा। इसको लिख सकता हूँ कि कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। पहला तो ये नियम है सिंपल सा कि मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से किरणें आ रही है और परावर्तन के पश्चात ये फैल जाएगी, तो ये कहाँ पे मिलेगी, मुख्य फोकस पे। और जहाँ पे दो किरणें मिलती है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और ये बन जाएंगे सारे के सारे। अब दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति ये है कि ये अपना उत्तल दर्पण रहा, ये उत्तल दर्पण रहा, इसकी ये मुख्य अक्ष रही। इस मुख्य अक्ष पे यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे सी होता है, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे इसका भी ध्रुव बना दो। अब प्रकाश की किरण आएगी इधर से, अब अनंत से आ रही थी तो इधर ले आए। अब ओ और अनंत के बीच में देखो, बीच में रुकने के लिए कोई भी बिंदु नहीं है, वहाँ पे तो एफ था, सी था, वो बिंदु थे, यहाँ पे नहीं होते, इसके एफ और सी इधर होते हैं। तो फिर मैं ओ और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, रख दो। देखो मैं यहाँ पे रख दो इस वस्तु को, ये यहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी, तो एक तो प्रकाश की किरण इसके समांतर आएगी ऐसे, और समांतर आएगी वो क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य फोकस से जाती है, यानी ये इस किरण को फैला देता है ऐसे, और ये जाती कहाँ से, ये जाती है मुख्य फोकस से, ये लो मुख्य फोकस से जाती है ऐसे। पहली किरण तो ये आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य फोकस से क्या होगी, परावर्तित हो गई। दूसरी अपने को पता है कि मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे ले आऊँ मुख्य फोकस से, ये देखो मुख्य फोकस से ले आऊँ प्रकाश की किरण को ऐसे। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना भाई, ये मुख्य फोकस से आई और मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। ये उधर तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इनको पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो देखो दोनों मिलती है, कहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे मिल रही है दोनों, तो यहाँ पे मिल रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पे ही बनेगा, जहाँ पे मिलती है वहीं बनेगा। तो पहली बात तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब ओ व एफ के मध्य बनेगा। पहली बात तो ये कि दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे ओ व एफ के मध्य बनेगा, ओ व एफ के मध्य बनेगा, पहली बात तो। दूसरी देखो, ये बिंब इतना बड़ा, ये प्रतिबिंब छोटा है, तो मैं क्या इस डब्बे में लिख दूं कि बिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और वास्तव में नहीं बन रहा, अपन इसको मान रहे हैं सिर्फ, तो ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और आभासी के साथ साथ में ये कैसा बन रहा है, देखो सीधा बन रहा है। आपको सिंपल सा दिख रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा बनता है तो नीचे की ओर बनता है। तो इस हिसाब से अपने इसके अंदर उत्तल दर्पण के अंदर दो स्थितियां हैं कि एक तो जब वस्तु अनंत पे हो और दूसरी जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और ओ के बीच में कहीं पर भी हो। मैं इन दोनों डायग्रामों को एक सिंपल सा एक डायग्राम में एक साथ में समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखो स्थितियां दो ही है उत्तल दर्पण की, और यही दोनों मोस्ट है क्योंकि पेपर में इनमें से ही पूछे जाएंगे सवाल, बाकी तो वो 6 की 6 स्थितियां याद रह जाती है। देखना कैसे समझे इनको। ये रहा अपना उत्तल दर्पण, इसके पॉलिश कर दो अंदर 10 भाग पर, तो बाहर का उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है। ये इसकी मुख्य अक्ष, इस पे फोकस बिंदु एफ होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होता है। पहला वो कहेगा कि जब अनंत से आ रही हो प्रकाश की किरण तो इसका किरण आरेख बनाइए, तो देखो अनंत से मैं इधर से भी ले आऊँगा और अनंत से इधर से भी ले आऊँगा। देखो इसको डॉट डॉट दिखा दो कि ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। आपको पता होगा ये परावर्तन के पश्चात इनको फैला देता है ऐसे किरणों को, इसलिए इसका नाम भी अपसारी दर्पण रखा था। पर इनको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें कहाँ पे मिल जाती है, एफ पे मिल जाती है दोनों किरणें। तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जहाँ मिलेगी वहाँ पे, तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो पीछे बनेगा। आभासी और सीधा, पहली बात तो आभासी तो बन ही रहा है और सीधा बनेगा, और छोटा बनेगा बिंदु आकार का। पहली बात तो ये इसमें समझ में आ गई, ये याद रखनी है।
दूसरी देखो, दूसरी स्थिति क्या है, अब की बार वस्तु को भली कहाँ ही रख दो, अनंत और ओ के बीच में कहीं पर भी रख दो। तो देखो अनंत और ओ के बीच में कहीं पर भी रख दो, ये ओ है इसका। मान लो वस्तु को यहाँ पे रख दो, बिंब को यहाँ पे रख दो, तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश की किरण, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर आई, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये देखो इधर से गुजार दो इसको मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। पहली बात तो एक तो आगे, दूसरी मुख्य फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, क्योंकि ये नियम पढ़े थे अपन ने। तो मान लो ये प्रकाश की किरण दर्पण पे आपतित हो रही है, कहाँ से, मुख्य फोकस से आपतित हो रही है। कहाँ से आपतित हो रही है, मुख्य फोकस से इस पे आपतित हो रही है। तो अपने को पता है मुख्य फोकस से आपतित होने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फिर ये आगे तो बढ़ेगी नहीं, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाएं तो फायदा नहीं है, ये इधर जा रही है और वो उधर जा रही है। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखो दोनों कहाँ पे कट रही है, ये यहाँ पे कट रही है, तो जहाँ पे कटेगी वहाँ पे प्रतिबिंब बना देंगे। तो प्रतिबिंब देखो बना कहाँ, और ओ और एफ के बीच में बना तो दर्पण के पीछे ही, ये ओ व एफ के बीच में बनेगा पर दर्पण के पीछे ही बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, देखो बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो बिंब छोटा बनेगा। और आभासी और सीधा तो आपको दिख रहा है कि आभासी और सीधा बनेगा। तो ये थी अपने दो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की कंडीशन। इनको आपको अच्छे से याद रखना है और इन्हीं में से लगभग पेपर में आने के चांस होते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक भाग और बच जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से अपन ने प्रतिबिंब पढ़ लिए, तो थोड़े से इनके उपयोग भी पूछ लेते। कल को 1 नंबर का कोई उपयोग आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, 1 नंबर में पूछ ले या 2 नंबर में पूछ ले, दोनों के प्रतिबिंब बनने पूछ ले, तो वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। यानी पहले मैं लिख दूँ क्या, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के देखो क्या क्या उपयोग होते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है कि अपन क्या करते, नाइयों के पास में जाते, शेविंग करवाने जाते हैं, कटिंग करवाने जाते हैं, उनके सामने जो वो दर्पण लगे होते हैं वे कौन से दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। आप उनको देखना, थोड़ा सा वो अंदर की ओर धंसे हुए होंगे, इस शेप के होंगे वो, यानी थोड़ा सा अंदर की ओर धंसे हुए होंगे। तो अपने किरण जो परावर्तन का काम करेगा वो कौन सा करेगा, उसका अंदर धंसा हुआ भाग करेगा। तो पहला तो ये लिख दो कि शेविंग दर्पणों में इसका उपयोग किसमें किया जाता है, शेविंग दर्पणों में किया जाता है। शेविंग दर्पणों में क्यों किया जाता है, क्योंकि है ना, चेहरे का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, पहली बात तो ये। दूसरा इसका उपयोग देखो भी, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं तो जो छोटी चीजें उनको बड़ा करके देखने के काम आता है ये। तो दूसरा ये लिख दो कि जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक मतलब जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं, वो दंत चिकित्सक क्या करते हैं, दांत का बड़ा आकार देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दांत का बड़ा आकार देखने के लिए दो याद रखने इसके उपयोग। यानी शेविंग दर्पणों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा क्या याद रखना, तीसरा याद रखना जो अपनी हेडलाइट होती है गाड़ियों की, मोटर गाड़ियां जो होती है उनकी हेडलाइट होती है भाई, हेडलाइट होती है वो इस हिसाब से होती है, प्रकाश इधर से आता है, ये बाहर जो उभरा हुआ भाग होता है, बाहर तो उभरा हुआ भाग होता है पर प्रकाश की किरण उसमें कहाँ से आती है, अंदर धंसे हुए भाग से आती है। तो उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसके अंदर, मोटर वाहनों के अंदर, जो मोटर वाहन होते हैं, मोटर वाहनों की हेडलाइटों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में क्यों किया जाता है, हेडलाइट में समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। क्यों, क्योंकि वाहनों को रात में चलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है। और अगर इसमें उस दर्पण का प्रयोग कर ले अपन, किसका, उत्तल दर्पण का, तो वो तो प्रकाश को फैला देगा तो आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, इसलिए क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर, मोटर वाहनों की हेडलाइटों के अंदर। तो इस अवतल दर्पण के सिंपल से ये 3 नियम याद रख, 3 उपयोग याद रखना। उपयोग तो बहुत होते हैं परंतु सिंपल से 3 उपयोग याद रखना। ऐसे ही उत्तल दर्पण के उपयोग देखो, उत्तल दर्पण के
उपयोग क्या होते हैं। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, और ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, कि जो वाहन होते हैं, अपनी जो गाड़ियां होती है, उनके अंदर हेडलाइटों में तो होता है अवतल दर्पण, और उनका जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो कांच लगे होते हैं, आपको पता हो ड्राइवर होता है, उसके साइड में एक साइड मिरर लगा होता है, उसके सामने एक ऐसे फट्टी सी लगी होती है, उसमें कांच लगा होता है जिसमें पीछे की सवारियों को देख सके। तो वो जो दर्पण होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। तो सिंपल सा पहला मैं इसका उपयोग लिख सकता हूँ कि वाहनों में, किसमें? वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। पहली बात तो यहाँ किया जाता है वाहनों, पेपर में सीधा सा पूछते हैं कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल की उत्तल? उत्तल दर्पण का किया जाता है। पहला ये याद रखना। दूसरा, आजकल जो एटीएम मशीनें होती है, तो एटीएम मशीन के जो पैसे निकालने वाला होता है वो तो सामने घूम जाता है, उसके पीछे वाली कोई खड़ा हो, तो उसके सामने आजकल क्या करते, एक मिरर लगा देते, एक दर्पण लगा देते, जिससे उसको क्या हो, अपने पीछे का सारा दृश्य दिखाई देते। तो एटीएम मशीनों के अंदर भी क्या करते, इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वाहनों में भी पीछे का दृश्य देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, एटीएम मशीनों के अंदर भी पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनका। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र बताते हैं ये, तो पीछे कितनी भी जगह में कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है, उसके एटीएम नंबर और होते हैं वो चोरी नहीं होने की शिकायत होती है। तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि एटीएम मशीनों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीनों में ये 2 उपयोग इसके याद रख लेना, और 3 उपयोग इसके याद रख लेना, इतने सारे उपयोग इसके बहुत हैं। तो इस क्लास में अपन ने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते उनको पढ़ा, उनको आप ध्यान में रखोगे अच्छे से। और दूसरे अपन ने क्या किया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों के उपयोग पढ़े अपन ने। इस क्लास में तो इतना ही, आगे के क्लास में अपन और पढ़ते आगे का। तब तक के लिए धन्यवाद।